तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में भाग 2, और भाग 2 में किस का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नागरिकता को समझते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं? तो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप एक विशेष प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन या समुदाय का नागरिक होने की अवस्था को क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। नागरिकता बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है इकहरी नागरिकता और दूसरी होती है दोहरी नागरिकता। तो भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका की बेटा बात करेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर जो राज्य में जो लोग रहते हैं उन लोगों को राज्य की नागरिकता भी प्राप्त है, और वो राज्य जिस देश के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमेरिका के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गई इकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? तो नागरिक दो प्रकार के होते हैं। कुछ नागरिक देशी होते हैं और विदेशी होते हैं। तो देशी नागरिक किन्हें बोलते हैं, विदेशी नागरिक किन्हें बोलते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो समझते हैं बेटा। देखो, जो देशी नागरिक होते हैं उन्हें भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य माना जाता है, यानी कि भारत देश का उनको क्या माना जाता है? उनको जो है पूर्ण सदस्य माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उनको सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। किन्हें? नागरिक को। जो विदेशी होते हैं वो उन्हें किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है, वो किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, और उनको ना तो सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं और ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। विदेशियों को दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक है आपके विदेशी मित्र, दूसरे आपके हैं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र किन्हें बोलते हैं? भारत के साथ सकारात्मक संबंध हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? विदेशी मित्र कहते हैं। जिनके साथ जो है भारत के सकारात्मक संबंध हैं वो कौन हो जाएंगे? विदेशी मित्र। और जिनके साथ भारत के नकारात्मक संबंध है, उनके साथ युद्ध चल रहा है, उनको हम बोलेंगे विदेशी शत्रु। क्या बोलेंगे? विदेशी शत्रु बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नागरिकता के लिए कानून कौन बना सकता है। तो नागरिकता के लिए कानून जो बना सकता है वो बना सकती है संसद। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। और भारतीय नागरिकता किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन से प्रेरित है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया। भारतीय नागरिकता किस एक्ट पर बेस्ड है? तो संसद ने सिटीजनशिप एक्ट पारित किया था 1955 में, उसी पर बेस्ड है ये। और इसके बाद इसमें लगभग 6 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन हुआ था 1955 एक्ट में 1986 में, और दूसरा बेटा हुआ था 1992 में, तीसरा हुआ था 2003 में, चौथा हुआ था 2005 में, पांचवा हुआ था 2015 में, और छठा हुआ है 2019 में। 2019 वाले को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं, इनको देख लेते हैं। पहला प्रकार है जन्म से। अब भारत में नागरिकता बाय बर्थ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है वंश के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है बेटा
वो है बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर। आप पंजीकरण के माध्यम से ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से यानी देशीकरण से। और जो पांचवी है वो है भूमि अर्जन से यानी क्षेत्र समाविष्टि बोल सकते हैं हम उसको। ये लिख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, आप अच्छे से लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लिख लो। जप भूदेव, जप भूदेव, जप भूदेव। जाफोर जन्म से, पाफोर पंजीकरण से, भूफोर भूमि अर्जन से, दाफोर देशीकरण से और वाफोर वंश के आधार पे, वंश परंपरा से। इन 5 आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाई बर्थ। 26 जनवरी 1950 के बाद तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तब उसे माना जाएगा कि इसे जन्म के आधार पर नागरिकता हम दे देंगे। नेक्स्ट आता है देशीकरण के द्वारा। तो देशीकरण के द्वारा किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? देशीकरण को बोलते हैं प्राकृतिक रूप से। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और वह 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वह देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ये कुछ देशीकरण की शर्तें दे रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर बाय डिजेंट। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है। यह प्रावधान किया गया था 1992 में। वो वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा। भारत का नागरिक नहीं है, वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन करना होता है। 5वां जो टाइप है नागरिकता प्राप्त करने का वो है भूमि अर्जन के द्वारा। यानी यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बात करें गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, सिक्किम राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत में विलय कर लिया गया या उनको अर्जित कर लिया गया या उनको जीत लिया गया, तो उस राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते थे उनको भारत की स्वतः नागरिकता प्राप्त हो गई। जैसे हम बात करें पूर्वी पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश है, इसका जो पश्चिमी भाग था जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे जो पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, उसको हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया था, जीत लिया था और उस भूभाग को हमने किस में मिला लिया, भारतीय भूभाग में मिला लिया। अब वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको कहीं अलग से नागरिकता थोड़ी ना लेनी पड़ी, उनको जैसे भूभाग भारत में मिला, भारत के अधिकार क्षेत्र में आया, वैसे वहाँ के जो लोग रहते थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई, उनको स्वतः ही मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों की। अब हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, पूछेगा अनुच्छेद 9 में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 11 में क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेदों को हमने 2 भागों में बांट दिया है, 5 से 8 में और 9 से 11 में। इनको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में इनका कोई ठोस उपबंध नहीं है, यह केवल उन लोगों को जानकारी देते हैं जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने हैं।
अब यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी माने जाएंगे जो निम्नलिखित में से 3 शर्तें पूरी करते हैं। पहली शर्त क्या है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का मूल निवासी माना जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है यदि उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का मूल निवासी माना जाएगा। तीसरी शर्त है संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो। ये तीसरी शर्त है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं उन्हें निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें भारत का मूल निवासी माना जाएगा। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो। ठीक है। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम उसे 6 माह तक भारत का निवासी होना आवश्यक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो ये 6 माह की जो व्यवस्था ये पहले थी, अब 5 वर्ष कर दिया है। अब उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है, पंजीकरण करा सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान या स्थानांतरित हो गए हों और पुनः लौटकर भारत आए हों, ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन अब समय सीमा 6 माह नहीं है, अब समय सीमा कितनी है? 5 वर्ष है। ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया बेटा? अनुच्छेद 8 में कहा गया है ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह भारत से बाहर रह रहा हो, वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। ये बात बोली गई अनुच्छेद 8 में। अब 9 से 11 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसके लिए आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है बेटा? प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है कि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 में क्या है इसको समझते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों संबंधी विधि बना सकती है। यानी कि नागरिकता पर कौन विधि बना सकता है, नागरिकता के लिए कौन कानून बना सकता है? तो इसके लिए आंसर क्या होगा बेटा? संसद होगा। इसके लिए आंसर क्या होगा? संसद होगा। नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता का अंत, यानी कि नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नागरिकता का जो अंत है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से अंत हो सकता है नागरिकता का। किस तरीके से? पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा जो है वो है नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर। तीसरा जो है वो है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर।
इन 3 आधारों पर जो है नागरिकता का अंत हो सकता है। ये 3 ही आधार हैं। अब जो है भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु की सहायता करता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर भी उसकी नागरिकता क्या है, छीनी जा सकती है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। लगातार बिना बताए हुए 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये है नागरिकता के अंत करने के कारण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया उसमें CAA शब्द जो है बहुत चर्चा में रहा। कौन सा शब्द चर्चा में रहा बेटा? CAA। कि CAA क्या है, CAA क्या है, इसको अभी हम डिफाइन करते हैं। एक दूसरा शब्द और है NRC। NRC भी चर्चा में रहा। और एक तीसरा शब्द है NPR, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। एक और शब्द है OCI। OCI क्या होता है, OCI कौन होते हैं? ठीक है, इसके बाद एक और शब्द है जिसका आपने नाम सुना होगा, PIO। PIO कौन होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं CAA को। देखो बेटा, CAA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। CAA का मतलब है सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन अमेंडमेंट, AMENDMENT एक्ट, ACT। ये मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी CAA का मतलब होता है ये। इसको जो है बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या है बेटा, समझते हैं इसको। 31 दिसंबर 2014 या इसके पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय, हिंदू हो गए आपके, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये बात बोली गई CAA 2019 में। अब इसमें विवाद क्या था? विवाद ये था कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, आप लोग पता ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और इनमें जो हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ये वहाँ पर जो है बहुत ही कम संख्या में है, यानी अल्पसंख्यक में है वहाँ पर। और इनका वहाँ पर होता है दबा के शोषण। तो भारत ने कहा कि यदि ये लोग भारत में आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इस पर मोहम्मदन लोग थे, वो थोड़ा जो है वो करने लगे कि इसमें मोहम्मदन को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब उनको पता नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, या मुस्लिम बाहुल देश है। और ये जो व्यवस्था है
FEE 2019 वाली, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग आ सकते हैं। आप देख रहे हो पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी % जनसंख्या थी, आज के टाइम पर जो है कितने % जनसंख्या है वहाँ पर दवा के हिंदुओं का फोफड़ हो रहा है। तो इस वजह से भारत सरकार ने इस एक्ट को लाया है और यह अधिनियम उक्त 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देफी कर की अवधि को 11 बरस से घटाकर कितनी कर दी, 11 बरस से घटाकर इन्होंने कर दी 5 बरस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और छठी अनुसूची में जो राज्य हैं AMTM बताए थे ना हम आपको, AMTM का मतलब क्या होता है बताओ। अच्छा, AMTM इसका मतलब हुआ A फॉर असम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मेघालय। यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा ये, जैसे कर्बी आंग हो गए, लोंग हो गए, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा हो गए, जिला हो गए, है ना। इस तरीके से यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उन पर लागू होता है ये। ठीक, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो CAA 2019 है, इसको भी अब पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। इसको लोकसभा में कब पेश किया गया या लोकसभा से कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। लोकसभा से कब पारित किया गया, तो 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और राज्यसभा से कब पारित हुआ बेटा, 11 दिसंबर 2019 को। प्रेसिडेंट ने इस पर कब मोहर लगाई अपनी, 12 दिसंबर 2019 को। रामनाथ कोविंद ने, जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इस पर मोहर लगाई थी। और इन्होंने लागू कब कर दिया, लागू कब किया इसको, 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया। तो ये डेट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये पूछी जा सकती हैं कि जो FEE 2019 है, इसको लोकसभा से पारित कब किया गया, तो 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। राज्यसभा से कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति ने इस बिल पर कब मोहर लगाई, 12 दिसंबर 2019 को। ये कैब था। देखिए कैब और FEE में क्या होता है, कैब जो होता है CAB, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब जो FEE है, ये कैब कब FEE में चेंज हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति इस पे मोहर लगाता है वैसे ये FEE में चेंज हो जाता है। और FEE का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पर विधेयक होता है और यहाँ पर जब राष्ट्रपति मोहर लगा देता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकसभा में जब ये पारित हुआ था विधेयक, तब पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े, ये भी हम बता दे रहे, साथ में हो सकता पूछ ले कहीं। तो पक्ष में वोट पड़े, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, पक्ष में वोट पड़े 391 और विपक्ष में वोट पड़े 80। इसी तरीके से राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े, तो पक्ष में पड़े 125 वोट और विपक्ष में पड़े 95 वोट। ठीक है। और जो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल है, ये किसने पेश किया था, तो गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अमित शाह, इन्होंने इसको लोकसभा में पेश किया था। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया या प्रावधान किया गया, तो 3 देश ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता की। दोहरी नागरिकता,
दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या है? यानी कि OCI, आप लोग समझ लो, जो बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा। OCI, OCI का मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप, FITIZENSHIP, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन, या इंडिया कर लो, INDIA। इसका मतलब क्या है? भारत के सीमा पारीय नागरिक एक्ट 2005 के तहत इन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यह कानून उन देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है जिन देशों में स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। संविधान लागू होने के समय या इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो या योग्यता रखता है, वर्तमान में वह दूसरे देश का नागरिक है और वह भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ऐसे व्यक्तियों को OCI कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन उनके वैवाहिक संबंधियों पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक हो, वह OCI नागरिक नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं PIO की। हम PIO क्या है? PIO क्या है बेटा, इसको समझ लीजिएगा। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये प्रक्रिया की गई कब? 2002 में। 2002 में PIO आया था। इसमें बताया गया कि व्यक्ति के पास PIO कार्ड होगा, वह जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक भारत में बगैर वीजा के आ सकता है। वो किसमें बात कही गई है? PIO में। जिस व्यक्ति के पास PIO कार्ड होगा वह जारी तिथि से 15 वर्ष तक भारत में बगैर वीजा के आ सकता है। ये बात बोली गई किसमें? PIO में। लेकिन PIO में सिर्फ कुल मिला के जो देश हैं वो 6 ही देश हैं, जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। इन्हीं के नागरिक आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट NRI यानी अनिवासी भारतीय। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि अब विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता यानी अनिवासी भारतीय NRI किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? उस फॉर्म का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। तो फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6A को, ठीक है। और यह व्यवस्था 2011 में एक अधिसूचना द्वारा जारी की गई थी। समझ आ गया अच्छे से? तो ये था आपका जो है पूरा का पूरा एक तरीके से नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसमें 1-2 चीज़ें और बच गई हैं, जैसे NPR है। NPR की फुल फॉर्म लिख लो, क्या होती है? NPR होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है। एक होता है NRC। इसका भी फुल फॉर्म लिख लो। ये फुल फॉर्म आपसे पूछ ही जा सकती हैं। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर
ऑफ सिटीजन, सिटीजन, ठीक है। ये एनपीआर की फुल फॉर्म है और ये एनआरसी की फुल फॉर्म है, ठीक है। एनआरसी और एनपीआर का मतलब क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। समझ आ गया? तो जो एनपीआर है वो किस नागरिकता संशोधन के अंतर्गत आता है? जो एनपीआर है वो किसके अंतर्गत आता है? एनपीआर पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। ये आता है CAA 1955 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। इसमें लगभग कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, सबके सब पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं नागरिकता से संबंधित, ठीक है। कोई क्वेश्चन बच गया है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना।